ये नहीं चला। लिखो आज की अगली टर्म, डिस्काउंट। डिस्काउंट एंड रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले बेटा डिस्काउंट को हम बांट रहे हैं 3 कैटेगरी में। कितनी? 3 कैटेगरी में। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, तीसरा सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। अब इन सभी टर्म्स में डिफरेंस क्या है बेटा? इन्हीं सभी टर्म्स में फर्क क्या पड़ता है? सुनो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी बुक में मैंने परसों ही बता दिया था कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है, सेम है। ये मैंने आपको बता दिया था, पर हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग करेंगे। अब पढ़ते हैं। देखो ट्रेड डिस्काउंट है क्या भाई? अब सॉरी, हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए। ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या? आपने अक्सर एक दुकान के बाहर बोर्ड लगे देखे होंगे, दिवाली धमाका 20% डिस्काउंट और भाई 25% डिस्काउंट, हर या 50% डिस्काउंट। देखा है? फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर 95% डिस्काउंट या 90% डिस्काउंट लिखा होता है ऐसा। आपको क्या लगता है कोई भी दुकानदार 10 रुपए की चीज लाके आपको 2 रुपए में दे देगा? कोई दुकानदार 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए में दे देगा? बताइए आप मुझे। हेलो, हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो आपको क्या लगता है कोई दुकानदार बेटा अपनी जेब से आपको डिस्काउंट देता है क्या? इज इट पॉसिबल? फ्लिपकार्ट पे मोबाइल कवर 2000 रुपए लिखकर उस पर लिख देंगे 90% डिस्काउंट, 200 रुपए में दे रहे हैं। अरे बाजार में वो कवर 50 रुपए का ही मिलता है हमारे लोकल मार्केट में आसपास, जो फ्लिपकार्ट पे 200 रुपए का है ना? तो कोई भी दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है। ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है? कोई भी दुकानदार क्या करता है, जैसे उसने कोई चीज खरीदी, क्या हो गया, कहां गई, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, फिर हर दुकानदार क्या करता है, अपना प्राइस टैग खुद लगाता है। स्टिकर लगा होता है ना, वो कागज का सा जिसपे उसके प्रिंट रेट होते हैं, उसने अपना प्राइस टैग खुद लगा दिया 200 रुपए। इसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? और फिर दुकान के बाहर बोर्ड टांग दिया 20% डिस्काउंट, दिवाली धमाका या भैया दोस्त धमाका, ठीक है, इस तरीके से कोई भी नाम देकर के 20% डिस्काउंट का बोर्ड टांग दिया। इसका 20% हुआ 40 रुपए। तो यानी कि वो आपको ये माल कितने में बेच रहा है?
ये सेल्स प्राइस हुई। तो ध्यान से देखो, 100 रुपए वाली गुड्स उसने आपको कितने में दी है? 160 में। ठीक है, तो ये 40 रुपए, 40 रुपीज जो है, ये क्या है? ये उसका खर्चा है, नुकसान है, कमाई है, एसेट है, लायबिलिटी है? अरे जब कुछ है ही नहीं तो मैं इसे रिकॉर्ड किस नाम से करूं? कहां रिकॉर्ड करूं? इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं होता, एक डिफरेंस है किस किस के बीच में? लिस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में। ठीक है, ना तो ये एसेट है, ना ये एक्सपेंस है, ना ये लॉस है, ना ये गेन है। जब ये कुछ है ही नहीं तो ना मैं इसे डेबिट कर सकता हूं, ना ही मैं इसे क्रेडिट कर सकता हूं, तो इसे हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो लिखो इसके नीचे, ट्रेड डिस्काउंट इज just difference between list price and sales price. It is nor asset, expense, neither लायबिलिटी, इनकम। जब ये कुछ है ही नहीं तो हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेंस ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 10,000 का माल बेचा 10% डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पर, तो क्या मानूंगा? कितने का माल बेचा? 9,000 का। दैट्स इट। 1,000 रुपए से मुझे कुछ नहीं लेना, 10,000 से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कितने रुपए की करूंगा? केवल 9,000 रुपए की। सही है। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? फर्स्टली, ट्रेड डिस्काउंट इज एडजस्टेड। इसे पहले ही क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। कॉमा, आफ्टर दैट एंट्री विल बी मेड बाय नेट अमाउंट। ठीक है, मतलब 10 के गुड्स 10% डिस्काउंट, तो एंट्री में डायरेक्ट कितने से करूंगा? 9,000 रुपए से। लिखो ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है क्या ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? श्योर? तो ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट ही नहीं है। हां, अब ऐसे समझो, सपोज करो मैं अपनी कोचिंग के बाहर फीस प्राइस टैग लगाता हूं 2,000 रुपए और हर बच्चे से मैं फीस लेता हूं 1,800 रुपए। तो ये जो 200 रुपए मैं नहीं ले रहा हूं आपसे, ये डिस्काउंट नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये कुछ था ही नहीं भाई। सभी बच्चों से अगर मैं 1,800 ले रहा हूं तो हर बच्चे को डिस्काउंट कैसे दे रहा हूं? इसका मतलब एक्चुअल मेरी फीस थी कितनी? 1,800। हाँ, किसी से मैं 2,000 ले रहा हूं और किसी बच्चे से मैं 1,800 ले रहा हूं, तो इस केस में ये जो 200 रुपए है ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहलाएगा। ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है? सभी के लिए होता है। तो ये कहलाएगा कैश डिस्काउंट। अगला नंबर किसका आएगा? कैश डिस्काउंट का। लिख लीजिए पहले से, फिर कैश डिस्काउंट पर आते हैं। फर्स्टली ट्रेड डिस्काउंट इज एडजस्टेड, आफ्टर दैट एंट्री विल बी मेड बाय नेट अमाउंट। और वंश बेटा तुझे मेरे पास कल अलग से भी आना होगा, कल शाम 6 बजे। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑफिस आओगे तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे का पढ़ाना है। उसके अलावा तो कर उसे कराने में तो मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। अभी तो जो पेपर है वो जो तुझे आता है, समझिए पेपर आ रहा है ना, और टाइम नोट कर दे। अब 1 घंटा यहाँ से आगे बढ़ो। अब ये है अगला नंबर, कैश डिस्काउंट। कोशिश करूंगा थोड़ा साफ लिखो। देखो बेटा,
It is that discount which is allowed or received at the time of कैश सेल्स या कैश परचेज। कैश सेल का मतलब ये नहीं होता कैश बेच रहा हूं, कैश भी बिकता है क्या? कैश सेल का मतलब है कैश में गुड्स बेच रहा हूं। कैश परचेज मतलब कैश में गुड्स खरीद रहा हूं। सही है? तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये वो डिस्काउंट है जो सबके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो कैश में माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप में से अगर किसी के भी फादर शॉपकीपर हैं तो एक बार उनसे पूछना, उन्हें आइडिया होगा भाई हमारी दुकान पर सप्लायर माल देता है, जनरली चक्री कैसे चलती है, सप्लायर आज माल लाता है तो नॉर्मली हम उसे पिछले माल का पैसा देते हैं, फिर वो अगली बार जब माल लेकर आएगा उसका पैसा हम उसे, अब वाला पैसा हम उसे तब देंगे। तो हम क्या करते हैं, सप्लायर को थोड़ा रोक कर पैसा देते हैं। तो यहां पर सप्लायर क्या करता है, एक लालच देता है कि भाई साहब अगर आप साथ के साथ पैसा दे दोगे ना तो मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा या 2% में आपसे पैसा कम चार्ज करूंगा। इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। भाई सोचने की बात है, मैं एक दुकान हूं, आप लोग मेरे यहां से माल खरीदते हो, एक आदमी मुझसे 10,000 का माल खरीदता है 3 महीने की उधारी में, एक आदमी मुझसे 10,000 का माल करता है और इमीडिएटली कैश देता है। तो यार एक इस तरीके से जो बेचारा इमीडिएटली कैश दे रहा है वो तो पागल हुआ, 3 महीने वाला जो है वो भले मेरा फायदे मेरा, क्यों 3 महीने पैसे ब्लॉक करके बैठा है ना। तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा माल कैश में बिके उधार में, तो मैं लालच दे रहा हूं भाई कैश में पैसा दे दोगे तो 2% एक्स्ट्रा कम ले लूंगा तुमसे, 200 रुपए कम दे देना। तो इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। सही है? तो ये सबके लिए है या केवल उनके लिए जो कैश में माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं? तो ये 2 बार हो गया एक तरीके से, एट द टाइम ऑफ कैश सेल, जब हम कैश में माल बेचेंगे तो ये वाला डिस्काउंट हम कस्टमर को अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? वाला डिस्काउंट हम कस्टमर को अलाउ करते हैं। तो ये हमारा हुआ खर्चा, और खर्चे का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट। एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज ये वाला डिस्काउंट हमें मिलता है, ये वाला डिस्काउंट हमें मिलता है। तो ये हमारी हुई इनकम, और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्योंकि ये खर्चा है तो ये डेबिट हो पाया, या ये इनकम है तो ये क्या हो पाई? क्रेडिट। पर ट्रेड डिस्काउंट ना तो खर्चा था, ना कमाई था, ना एसेट था, ना लायबिलिटी था, तो मैं उसे ना तो डेबिट कर पाया ना क्रेडिट। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। कोई डाउट है इसमें? बेटा मैं आपको माल बेच रहा हूं 10,000 का और 200 रुपए में आपसे कम ले रहा हूं, तो मेरा खर्चा हुआ नहीं हुआ? ऐसे मैं आपसे माल खरीद रहा हूं 10,000 का और मुझे 200 रुपए कम पेमेंट करनी पड़ी, तो ये मेरा फायदा हुआ इस सेंस में। शौर्य पता नहीं शायद उस वाले रूम में बैठा है सामने। कोई डाउट है? श्योर? एट द टाइम कैश परचेज डिस्काउंट अलाउड और रिसीव, मैं बेटा नियर अबाउट 10-11 तारीख तक बोर्ड ही लगा दूंगा यहाँ, व्हाइट बोर्ड। 12th के बच्चे कह ही रहे थे, अब फिर आप मुझे बता देना जैसे आपको पढ़ना हो, 1-2 दिन बोर्ड पे देख लेना, 1-2 दिन इस पे, जैसे कहोगे वैसे पढ़ना। ठीक है? 10 तारीख तक इसलिए बस मैं सीयूटी का वेट कर रहा हूं। क्या हुआ? बढ़े आगे क्या?
अब सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है? कुछ लोग बहुत शाने होते हैं, माल कैश में जब माल खरीदते हैं तब शांति से जो रेट बताओ उस रेट पे ले लेते हैं। फिर ड्रामा कब दिखाते हैं? पेमेंट करते टाइम, भाई साहब इतने पैसे ले लो, भाई साहब ये कम कर लो, अरे इतने कोई ना होते हैं, 100 रुपए तो कम ले लो, है ना? होता है ना कई बार, जब माल खरीदेंगे तब नहीं बोलेंगे, जब पेमेंट करेंगे। तो दैट वन इज सेटलमेंट डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? दिस इज दैट डिस्काउंट which is allowed or received at the time of settlement of discount। और ये कुछ लोग क्या है, ये काम तो हम भी करते हैं। सपोज करो हमने किसी से 10,200 रुपए का माल खरीदा है उधार, तो जब हम पैसा देने जाते हैं, आप ईमानदारी से बताना आपके दिमाग में क्या है कि कितना पैसा दे दें? 10,000, 200 रुपए। आप भी तो सोचोगे ऊपर के खत्म करो, राउंड ऑफ कर दे। तो ये डिस्काउंट हम लेते भी हैं और ये डिस्काउंट हम देते भी हैं, ठीक है? सेटलमेंट ऑफ डेप्थ है, सॉरी, सेटलमेंट ऑफ डेप्थ है बेटा। डेप्थ मतलब उधार। अब देखो, डेटर से पैसा हमें मिलता है, हम देंगे, मिलेगा। टू डेटर, ब्रैकेट में व्हेन अमाउंट रिसीव, ये वाला डिस्काउंट हम क्या करेंगे? अलाउ करेंगे उसे। और जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, कमाई खर्चा, खर्चा, और खर्चे का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट। सही है भाई? मुझे किसी से 10,200 रुपए मिलने हैं, तो 200 रुपए डिस्काउंट मैंने उसे अलाउ करा, तो 200 रुपए कम मिले, तो क्या बना? ये मेरा खर्चा। फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम पैसा देते हैं व्हाइल मेकिंग पेमेंट। व्हाइल अमाउंट रिसीव, और यहां लिखा है व्हाइल मेकिंग पेमेंट। ये वाला डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो ये हमारी क्या बनेगा? इनकम। और भाई इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। लिखिए, आगे बढ़े। नोट करा इसे बेटा। अब आप खुद बताओ, मुझे किसी से 20,000 रुपए लेने हैं, 19,500 रुपए मिल रहे हैं, 500 रुपए मेरा खर्चा, कमाई। कमाई मतलब कम पैसे में लेंगे तो कमाई होगी मेरी, ये खर्चा। तो ये क्या बना? एक्सपेंस, डेबिट। किसी को मेरे को 21,000 रुपए मुझे लौटाने हैं, अब मेरा काम बन गया केवल 20,000 रुपए में, 1,000 रुपए कम लौटाने पड़े, तो ये 1,000 रुपए मेरा खर्चा या कमाई? तो ये क्रेडिट। कोई डाउट है इसमें? तो 3 डिस्काउंट है, और मैंने आपको पहले बता दिया था बुक में कितने डिस्काउंट दे रखे हैं? 2। बुक वाला कैश डिस्काउंट को, सेटलमेंट को क्या मानता है? सेम। पर बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, इनमें डिफरेंस होता है। कैसे? मैं आज 10,000 का माल बेच रहा हूं कैश डिस्काउंट पे 500 रुपए, तो मैं आपसे कितने पैसे लूंगा? 9,500। तो मैं जीएसटी कितने रुपए पे लगाऊंगा? 9,500। मैंने आज आपको 10,000 का माल बेचा उधार में, और आप मुझे पैसा दे रहे हो 6 महीने बाद 500 रुपए काट कर। पर जिस दिन मैंने आपको माल बेचा, बिल उस दिन बनेगा, जिस दिन पैसा मिलता है बिल उस दिन बनेगा। तो जब मैं जीएसटी लगाऊंगा तो कितने पे लगाऊंगा?
तो अब एक बात बताओ, जीएसटी कैश डिस्काउंट कट के लगती है या पहले? कैश डिस्काउंट को काटने के बाद, पर सेटलमेंट डिस्काउंट से पहले। तो सेटलमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों क्या है? डिफर है, ये एक नहीं होते हैं। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं, अब अगली टर्म पे आते हैं। बढ़ो आगे। एक टर्म है इंसॉल्वेंट। क्या है टर्म? सुनाए ये शब्द किसी ने? पहले इंसॉल्वेंट से पहले छोड़ो, पहले एक टर्म है रिबेट। इंसॉल्वेंट पे बाद में आऊंगा। रिबेट, ये शब्द सुना है किसी ने बेटा? रिबेट क्या होता है? देखो, वैसे तो रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। मतलब समझिए, ये वंश ऐसा आपने उससे माल खरीदा है उधार में, इस कंडीशन पे कि 3 महीने बाद पैसा देंगे बेचारे, ठीक है? और ये बेचारे ईमानदारी से खुद आगे मेरे पास 2 महीने बाद पैसा देंगे कि भैया 3 महीने बोला था, 2 महीने पहले दे रहा हूँ, तो 100-200 रुपए कम करोगे क्या? पूछा है। तो आपको क्या लगता है मैं कम कर सकता हूँ पैसे? बिल्कुल कर सकता हूँ। समय से पहले पैसा मिल रहा है भाई। आदमी का पैसा जब तक उधार का फंसा है, अपना है का मिलेगा नहीं मिलेगा एक डाउट रहता है। तो अगर ये मुझे समय से पहले पैसा दे रहा है तो हो सकता है मैं इसे कुछ छूट दूं। एक्चुअली में रिबेट इसे कहते हैं, ठीक है? पर मैं आपको बुक का मतलब ही बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में तो बुक वाली खोली है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो रिबेट क्या है इसके हिसाब से। मेरी कपड़े की दुकान है भाई, कुछ कपड़े मेरे डिस्प्ले में नहीं होते होंगे, कुछ पैक रखे होंगे। त्यागी जी आए मेरी दुकान पर, मुझसे बोले त्यागी जी की भाई साहब एक शर्ट दिखाना, इन्हें डिस्प्ले की शर्ट बहुत अच्छी लगी, 40 नंबर इनके शर्ट का आता है, शर्ट है 1200 रुपए की। मैंने दिखाई, बोले पसंद है ये शर्ट देखा, 1200 रुपए की शर्ट है। तो भैया फ्रेश पीस अंदर है नहीं, अब डिस्प्ले वाला पीस हल्का फुल्का क्या हो सकता है करना। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब फ्रेश पीस तो नहीं है। तो त्यागी जी क्या कहेंगे? तो छोड़ो भाई, धंधा माल को लूंगा। तो मैंने त्यागी जी को ऑफर करा, भैया एक काम करो 1200 की जगह 1000 रुपए। क्यों मैंने 1000 रुपए लिए? क्योंकि मेरे काम माल में कुछ कमी है, मेरे माल में कुछ कमी है। इसे कहा गया है बुक के हिसाब से, ठीक है? मैं बुक वालों को गलत क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि इंग्लिश में बेटा एक ही टर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब से यूज कर लिया। क्लियर? तो रिबेट कब दी गई? जब हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था या कुछ कमी थी, या ऐसा कहो स्टॉक क्लियरेंस, एक ही शर्ट बची है, अब कहां तक उसे उठा के रखूंगा? अब नया माल आना है दुकान में नए फैशन का, तो कई बार क्या करता है दुकानदार, जो पुराने फैशन का माल है वो सस्ता निकाल देता है, वो है। क्लियर है? तो रिबेट भी एक सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट है। और ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कुछ में कुछ कमी है या तो, ठीक है, या फिर स्टॉक क्लियरेंस कर रहा हूं। एक और कारण पे रिबेट देते हैं, बताओ कब? एक शर्ट है 1200 रुपए की, सही है? त्यागी जी आए मेरे यहाँ पर, भाई साहब शर्ट कितने की? मैंने कहा 1200। त्यागी जी बोले भैया घर में शादी है, 25 शर्ट खरीदेंगे मैं और मेरे भाई, तो अब भी क्या 1200 रुपए की लगाऊंगा? हो सकता है मैं उन्हें 1000 या 1100 की लगा दूं। तो इसे भी रिबेट कहते हैं, ठीक है? इसे भी क्या कह दिया जाता है बेटा? रिबेट। तो रिबेट इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट, इट इज ए type of discount, comma, which is allowed, पहला for stock clearance, होता है ना अक्सर फरवरी में गर्म कपड़ों पे छूट मिलती है और अक्टूबर नवंबर में ठंडे कपड़ों पर कॉटन के, है ना? तो वो क्या रिबेट है? फॉर स्टॉक क्लियरेंस और फॉर डिफेक्ट इन गुड। छोटा सा निशान वगैरह आ गया, चलो सस्ते में ले जाओ। ये फॉर वॉल्यूम डिस्काउंट। तो ये सब चीजें किसका पार्ट बन जाती है? रिबेट का। सही है? अब एक शब्द है बैड डेप्ट, पर इस बैड डेप्ट शब्द को समझने से पहले आपको एक शब्द और समझना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट।
सुना है कभी ये शब्द इंसॉल्वेंट? किसी ने नहीं सुना? और वॉल्यूम डिस्काउंट किसी ने भी नहीं सुना ये शब्द? कभी तो सुना होगा, नहीं? पिक्चरों में सुना हो कभी, दिवाला निकल गया, ऐसा कुछ सुना हो? केमिस्ट्री में दिवाला कहां से आ गया? वो अच्छा, केमिस्ट्री में भी होता है वो, तो वो होता है जो भूलता नहीं है। स्पेलिंग यही होती है उसकी भी। अब आपको देख लो बेटा, अंग्रेजी कितनी वाहियात भाषा है। एक स्पेलिंग, एक शब्द, और जगह जगह का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है? सॉल्वेंट अच्छा जो घुल जाए, नमक जो ना घुले वो रेत, वो इंसॉल्वेंट। फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल अलग है। देखो इंसॉल्वेंट क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ भाई। हमारे जो है ये कटारिया साहब का भारत से बंद हो गया, तो ये सोच रहे हैं कि मैं यार विदेश में जाके बस जाता हूँ। ठीक है, यूके में या दुबई में। अब इनकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, ठीक है, कुछ गहने लगाना है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी कैश में, सारे गहने वगैरह सब बेच दिए। स्ट्रीट पे दो जोड़ी कपड़े रह गए, दो भी जोड़ी कपड़ा रह गए, ठीक है ना? और सब बेच दिया कि भैया तो मैं दुबई जाके नए कपड़े खरीद दूंगा या यूके जाके सेटल होऊंगा। एक बैग में पैसे भरे, ये 8 करोड़ रुपए थे। बैग लेके घर से जैसी ऑटो में बैठे, ये टैक्सी में जाना कि भाई कोई बाइक का है, दो आदमी, और बैग छीन के सब ठीक बर्बाद हो गए, नहीं हो गए भाई साहब हमारे, सड़क पे आ गए। तो कह सकता हूँ ये इंसॉल्वेंट है, आया ना? इंसॉल्वेंट मतलब हिंदी में दिवाला निकल जाना, बर्बाद हो जाना। कह सकता हूं? नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास 0 रुपए रह जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब एक इंसान की जो उधार चुकाने की क्षमता है वो ना बचे। मैंने क्या बोला, इनके ऊपर कोई उधार है क्या? 0 उधार है, 0 चुकाना है, तो क्षमता है नहीं है उधार चुकाने की, पूरी क्षमता है। तो ये इंसॉल्वेंट नहीं है। अब इंसॉल्वेंट कब होता है? कोई आदमी उधार है 100 करोड़ का, संपत्ति बिक रही है 40 करोड़ की, तो अब ये बताओ वो किसी भी तरीके से अपनी संपत्ति को बेचकर पूरा उधार चुका सकता है? नहीं। कुछ बच्चे जी कुछ तो बात हाँ जी बेटा आप सुनो। तो इंसॉल्वेंट, हाँ। तो अब एक आदमी जिसके ऊपर 100 करोड़ का उधार है, उसकी सारी संपत्ति 40 करोड़ की बिक रही है, इससे ज्यादा बिकेगी नहीं, वो अपना उधार चुका पाएगा? अब कुछ बच्चे मुझे एडवाइस देते हैं, भैया इसमें क्या है, बैंक से लोन लेके चुका देगा। अरे भैया, बैंक से भी लोन लेने जाओगे तो संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी ना। जब संपत्ति ही तुम पे 40 करोड़ की है और उसे भी तुम देख करके पहले 40 करोड़ चुका दोगे, तो बचा क्या उधार चुकाने के लिए? नहीं। तो ऐसा पर्सन कहलाता है इंसॉल्वेंट। सपोज करो मेरे ऊपर 1 लाख का उधार है, संपत्ति मेरी है 60,000 की, टोटल जो भी कुछ है मेरे पे, उसके अलावा मुझ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो क्या मैं अपने पूरे उधार चुकाने में सक्षम हूं? नहीं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे में मुझे उठा के ले जाए, मारे पीटे छेदे कुछ भी करे, क्या मैं किसी भी हालत में उधार चुका सकता हूँ? कोर्ट में चला जाए,
तो जज ये आदेश देगा हमें नहीं पता उधार चुकाओ, चाहे किसी का खून कर गया हो चाहे डकैती के, नहीं ना। उल्टा इस केस में होता क्या है, जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो वो कोर्ट में अप्लाई करता है कि जी मुझे सुरक्षा दो और मुझे इंसॉल्वेंट आप घोषित करो। तो कोर्ट कहती है भाई हम कैसे मान ले, तू झूठ भी तो बोल सकता है लोगों का पैसा मारने के लिए। तो कोर्ट एक अधिकारी को अपॉइंट करती है जिसे हम कहते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विडेटर या रिसीवर। वो अधिकारी सारी संपत्ति मेरे अपने हैंड में लेता है, मेरे सारे उधार अपने हैंड में लेता है। उसके बाद वो ये देखता है कि संपत्ति कितने में बिक सकती है, उधार कितना है, और उसे लगता है कि उधार ज्यादा है संपत्ति कम में बिकेगी, तो वो कोर्ट को बता देता है। कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट घोषित करती है और कोर्ट ही जिनका मेरे ऊपर उधार है उन्हें आदेश देती है कि जी भाई साहब आपको केवल 40% पैसा मिलेगा या आपको केवल 60% पैसा मिलेगा, मतलब जितना प्रोपोर्शन की मैं पे कर सकता। ठीक है, बाकी व्यापार है भैया, रिस्क यहीं पर है। अगर फायदा ही फायदा होना है सबको तो व्यापार कैसा है ना, क्लियर है। तो इंसॉल्वेंट आदमी खुद घोषित होता है, कोर्ट घोषित करती है। अब कोर्ट ने तुमसे कह दिया साहब कि तुम्हें जो भी सामने पर्सन है, मदन है, लेट से 1 लाख का उधार है, उससे केवल 40,000 मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं मदन को किडनैप करके पैसा वसूल सकता हूं, मार छेड़ सकता हूं? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना 60,000 भूलना पड़ेगा, वो पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि मदन एक ईमानदार आदमी हो, कहीं पैसे आ जाए अपने आप दे जाए, होते हैं ना कुछ लोग कि पैसा कहीं से आ गया तो बाई चांस दे गए, तो बात अलग है। पर क्या मैं उसके ऊपर अब प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं अपने पैसे का? नहीं। तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट मीन्स दैट पर्सन कॉमा whose value of liability या amount of liability is more as comparison to value of his asset, full stop. In other word, he is unable to pay his debt मतलब उधार in full। बुक में यही लिखा है, आगे एक लाइन और मैं लिख रहा हूं, such type of person are declared इंसॉल्वेंट बाई कोर्ट। इन्हें कौन इंसॉल्वेंट घोषित कर रहा है, कोर्ट। और जब कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो भाई साहब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं सकते। ठीक है, क्यों? ये क्या होगा, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। तो बताओ ऐसे में जो बचा हुआ पैसा है वो कभी मिलेगा, उम्मीद करूं? तो क्या करूं, भूल जाऊं? नुकसान या खर्चा? इसे नुकसान माना जाएगा। भाई डिस्काउंट तो चलो मैं अपनी मर्जी से दे रहा था, ये तो मेरे को जबरदस्ती का नुकसान पहुंचाया गया ना, तो ये लॉस है। तो अब इस लॉस को क्या कहा जाएगा, बैड डेट। तो अब मैं बैड डेट का मतलब लिखता हूं इसके नीचे, बैड डेट इट इज डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच का डिफरेंस है, अमाउंट ड्यू ऑन डेटर कॉमा हु हैज बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो जैसे उस पर ड्यू है 10,000 और उससे केवल मिल रहे हैं 5,000, तो बचे हुए 5,000 क्या कहलाएगा, बैड डेट, इट इज लॉस।
अच्छा 2 बार लिख दिया, लो 1 बार लिख लो बस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम। तो इंसॉल्वेंट के बिना क्या मैं बैड डेट वर्ड समझा सकता था बेटा? नहीं, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा तभी तो बैड डेट होगा। अच्छा एक बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है, बैड मतलब बुरा, डेट मतलब डेटर। तो मेरे पास 10 डेटर है मेरे, अब भैया मैं एक पर्टिकुलर डेटर है और उस डेटर को मैं गाली दे रहा हूं, कमीना, कुत्ता, बुरा आदमी, नालायक आदमी, निकम्मा आदमी, क्यों दे रहा हूं मैं उसे? ऐसी बात है, मेरा पैसा मार दिया होगा, कोर्ट में आदेश लिख दिया पैसा ना मांगू, बंद कमरे को गाली दे रहा हूं उसे, पैसे मांगते हो गया, ये सब चीजें है ना। क्या ये सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है? हो सकती है। अब हम किसी का पैसा नहीं दे पाते तो हम ये कहेंगे हमने पैसा मार दिया। कोई आदमी अपने आप को चोर कहता है, कोई आदमी अपने आप को बुरा कहता है, कोई आदमी अपने आप को बेईमान कहता है। हमारा पैसा किसी ने मारा तो वो बुरा इंसान, बैड। और हम किसी का पैसा मार ले तो हम मजबूर, लाचार। इस शब्द को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। बुक में नहीं लिखी है टर्म, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर कोई और मेरा पैसा ना दे पाए तो बैड डेट, और मैं किसी का पैसा ना दे पाऊं तो डेफिशिएंसी। हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारे साथ दिक्कत है, पर सामने वाला बुरा है, सामने वाला कमीना है, सामने वाले बुराई करेंगे। ये बेटा हर इंसान की क्या होती है? फितरत। ऐसा ही होता है ना, हमसे किसी की गाड़ी में लग जाए तो सॉरी गलती हो गई, और किसी की गाड़ी हमारी गाड़ी में लग जाए तो ऐसा उतर के लड़ने को दिया, जैसे उसने गुनाह करा, तो हमारी तो गलती होती भी है कभी। ठीक है, क्या हुआ थी तेरी? मैं करूँ? हाँ, तो समझना है डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा? जब हम किसी का पैसा रोक रहे, कोई हमारा रोक रहे तो बैड। ठीक, अभी 11th में डेफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग हायर लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा तो वहां पे शब्द यूज होना शुरू हो जाएगा। एक वर्ड होता है सॉल्वेंट। कोई मुझे बताएगा इस शब्द का मतलब क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, जो पर्सन अपने उधार पे करने की क्षमता रखता हो, द पर्सन who has capability to pay his debt, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ता हूं। अब एक टर्म है कैपिटल। कोई बताएगा मुझे कैपिटल किसे कहते हैं? एक सेकंड, एक एक करके। हाँ जी, वेरी गुड। तो बुक की डेफिनेशन है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस। सही है ना? सच बात बताऊं, मुझे डेफिनेशन गलत लगती है। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने आपको शुरुआत से फर्स्ट डे, कल आपका फर्स्ट डे था, वो पहला कॉन्सेप्ट सेपरेट बिजनेस एंटिटी, वहां मैंने आपको क्या सिखाया था कि बिजनेस को हमेशा फर्स्ट पर्सन पर रखो। ये डेफिनेशन किसके हिसाब से है? बिजनेस के या बिजनेसमैन के? तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमने कहीं पैसा लगा रखा है, और जब हम कहीं पैसा लगाते हैं तो वो हमारी एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? जब हम पैसा लगाते हैं तो इस हिसाब से कैपिटल एसेट फील नहीं होगी। और जबकि हमने क्या बोला था, कैपिटल को क्या मानना है पूरे अकाउंट्स में? तो फिर क्या ये सही तरीका है डेफिनेशन लिखने का? भाई मुझे तो ये तरीका सही नहीं लगता। मैंने लिख दिया है क्योंकि किताबों में है, पर मेरे हिसाब से मैं इसे ऐसे लिखवाता हूं बच्चों को जो याद रहे। इट मीन्स
इट इज अमाउंट बोरोड बाय बिजनेस फ्रॉम ओनर। अब बताओ, अब क्या फील हो रहा है, ये एसेट है लायबिलिटी है? क्योंकि अब हमने किसकी पॉइंट व्यू से पढ़ा, और हमें मानना भी क्या है, इसे लायबिलिटी ही मानना है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आप कैपिटल की कौन सी डेफिनेशन अपने दिमाग में रखना पसंद करेंगे? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके ऊपर इन अदर वर्ड इट इज अमाउंट ड्यू ऑन बिजनेस फॉर ऑनर। कह सकता हूं ऑनर के लिए जो बिजनेस के ऊपर पैसा ड्यू है वो कैपिटल है, ठीक है? इट इज लायबिलिटी टू बिजनेस। ये बिजनेस के ऊपर क्या है बेटा? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने ये पैसा किसी से ले रखा है, तो बिजनेस को ये पैसा किसी को लौटाना पड़ेगा। दर्श बेटा, तेरे फादर का फोन आया था उस दिन, उन्होंने फीस भी करी थी क्या? कर दी थी तो अभी टिक करवा लेना बेटा, याद करके, है ना? हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? श्योर? क्लियर है? अब ऐसा ही एक शब्द है ड्राइंग। हाँ जी भाई, जर्नली इसके बारे में क्या लिखा होता है किताबों में? इट इज अमाउंट एसेट और गुड्स विथड्रॉन या टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस। सच सच बताओ, इस लाइन को पढ़ के क्या आता है दिमाग में? हमने किसी से पैसा लिया है या दिया है? अगर मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो, और जब हम पैसा किसी से लेते हैं तो वो लायबिलिटी होती है एसेट? तो यार ड्राइंग तो एसेट होना चाहिए, है ना? क्यों गलती हो रही है ये वाली? क्योंकि डेफिनेशन किसके हिसाब से लिखी है बुक में? ऑनर के। और मैंने आपसे कल क्या कहा था? अकाउंट अगर समझनी है तो पहला प्रिंसिपल हमेशा किसके हिसाब से पढ़ो कोई भी लाइन? बिजनेस। तो क्या ये लाइन बिजनेस के हिसाब से थी? नहीं, अब बिजनेस के हिसाब से लिखते हैं हम। इट इज अमाउंट एसेट और गुड्स गिवन बाय बिजनेस, नमस्ते बेटा, टू इट्स ओनर। अब पढ़ना बताओ, इस लाइन को सुन के क्या फील होता है? किसी को दिया है तो अब ये पैसा फ्यूचर में मिलना है। अब देखो एक मजेदार बात बता देता हूं भाई, पहले ही, बाद में कंफ्यूज हो। आपकी बुक वाला कहता है ड्राइंग इज कैपिटल। यार ये दोनों अपोजिट चीज है ना, तो क्या ड्राइंग कैपिटल हो सकती है? तो अगर आपका मन है कि बुक वाली बात ना काटनी पड़े तो आप इसे ऐसे लिखो, ड्राइंग इज रिडक्शन इन कैपिटल। तो भी ये बात जायज है, पर ड्राइंग इज कैपिटल ये बात बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गलत है। और हम इसे क्या कहते हैं? इट कैन बी ट्रीटेड एज एसेट। हम इसे क्या मान के करते हैं पूरे साल अकाउंट? हम तो इसे एसेट मान के अकाउंट बनाएंगे, तभी हमारा डेबिट आएगा इसमें। सही है? कोई डाउट है तो बताएं मुझे इसमें। त्यागी जी सुन लेते हैं भाई, पेपर में ऊपर वाला लिख दो बस, रिडक्शन इन कैपिटल। टीचर काटेगी तो मैं तुम्हें बुक में दिखा दूंगा, ये कैपिटल से माइनस होती है, खत्म बात। हाँ बेटा एक बात सुनो, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, अब मुझे आप ही को 1 लाख रुपए देना है, तो मैं ये नहीं कर सकता नेट 90,000 रुपए मांगूंगा। तो वही तो कराया, मैं बिजनेस हूँ, आप मालिक हो, मेरे ऊपर आपका 1 लाख उधार है और मेरा आपके ऊपर 10,000 उधार, तो मैंने काट के 90,000 दिखा दिया। तो इसलिए मैंने लिखवाया रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन इन कैपिटल 100%। हाँ दोनों लिख दो ना, दोनों नहीं भाई, एक बार मैंने बुक की लिख दी और एक बार हमने अपनी तरफ से मतलब लिख ले सकते हैं, दोनों बात होगा, दोनों लिख।
पहली बात तो पेपर में आएगी नहीं, पेपर में इसमें से आएंगी मात्र 4 टर्म्स। अब वो चारों टर्म्स मैंने रोक दिए क्योंकि वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और फैला के। इस चैप्टर में से पेपर में मात्र 4 टर्म कौन से आएंगे ये बता देता हूँ। पहले पेपर तो आप मुझसे कौन सा आउट कराते रहना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और रिसीट, बस कुछ नहीं आ रहा है। इसके बाद छोटी छोटी टर्म्स है, डेटर आप लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लिख दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस आप लिख दोगे, एडवांस इनकम ये तो आप बच्चे लिख दोगे, आएगी तो वो 1 मार्क करना, अदरवाइज इन्हीं में से आएंगी। ठीक है बेटा, ये तो आपकी अपनी नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूं मैं कि जब हम अकाउंट में न्यूमेरिकल पर आए तो हमें सब टर्म्स पता तो हो, मेन मेन जो है। सही है बेटा, एक शब्द है रिजर्व, फोन होगा, फोन में नेट होगा, नेट खोलो, रिजर्व का मतलब देखो क्या लिखा है। आज जरा मैं पढ़ के आना भूल गया। रिजर्वेशन नहीं पढ़ना, मीनिंग ऑफ रिजर्व इन अकाउंट ऐसे पढ़ लो। मीनिंग ऑफ रिजर्व इन अकाउंट, अरे मतलब इसके बारे में कुछ लिखा भी है, ये भी तो पढ़ के सुना दो यार। लाइन 93 मैं तुम्हें हाँ क्या है, दर्शी आपने थोड़ा तेज बोला था, बोलो जरा सुनना, उन्होंने क्या बोला, an accumulation of funds for a future purpose. फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना, एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, है ना। तो इस हिसाब से रिजर्व एसेट हुआ, लायबिलिटी है, एसेट हुआ ना मीनिंग से। अब ये सर्च करो नेट पर, रिजर्व मींस एसेट और लायबिलिटी, दिखा दे क्या है ये, लायबिलिटी। और यार मतलब तो ये कह रहा है फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना, कहीं से कोई मैच हो रहा है, क्यों है ये लायबिलिटी। इसीलिए बेटा अगर आप गूगल भरोसे अकाउंट में रहे तो कई बार फंसोगे, कई बार अटकोगे। रीजन आधा मतलब अंग्रेजी में, आधा अकाउंट में। ठीक है, अब सुनो, रिजर्व लायबिलिटी क्यों है मैं बताता हूं। मैं उस मीनिंग की बात ही नहीं करता अभी। मैं हूं दुकान और भैया 90 है मालिक, तो दुकान में पैसा किसने लगा रखा है, मालिक ने। क्यों लगा रखा है दुकान में पैसा, क्योंकि दुकान से कमाई होगी। तो दुकान जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट पर किसका हक होता है, मालिक का या दुकान का। तो ये प्रॉफिट मुझे किसे लौटा देना चाहिए। अगर मैं ये पैसा बिजनेस में रोक कर बैठ जाऊं प्रॉफिट का, तो इसलिए मैंने किसका पैसा रोक रखा है, मालिक का पैसा बिजनेस के ऊपर क्या होता है, लायबिलिटी। इसीलिए रिजर्व लायबिलिटी। अगर मैं इसके मीनिंग में जाऊंगा तो ये मुझे हमेशा गलतफहमी देगा। और ये गलतफहमी क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने मीनिंग बताया है किसके हिसाब से, पता नहीं किसके हिसाब। ना तो इसने बिजनेस का नाम लिखा, ना ओनर का नाम लिखा, लिखा किसी का नाम नहीं। ठीक है, रिजर्व लायबिलिटी क्यों है, रिजर्व मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व किसके पैसे से क्रिएट किया जाता है, मालिक के पैसे से। और मालिक का पैसा बिजनेस के ऊपर क्या होता है, उधार। इसीलिए रिजर्व क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, और नहीं तो आप खुद बताओ 90% लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व बना रहे हैं मतलब संपत्ति जोड़ रहे हैं, ये तो सोचते हैं। और यहां पे हम बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटी। तो रिजर्व क्या है, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट इज, इट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। मैं वो वाला मीनिंग नहीं लिख रहा हूं अभी इसलिए क्योंकि मुझे उस मीनिंग को लिखते ही एसिड फील देगा।
It is that portion of profit which is retained in business. ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसे हमने कहां पे रोक लिया, बिजनेस में रिटेन कर लिया. एज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, hence it is part of ऑनर फंड. ऑनर फंड मतलब मालिक के पैसे का पार्ट है. एंड इज लायबिलिटी ऑन द फर्म. क्या है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी है. क्यों है लायबिलिटी? क्लियर है? क्योंकि किससे बना है? ऑनर के पैसे से बना है. जब ऑनर का पैसा बिजनेस में रोक के चलोगे तो भैया लायबिलिटी. श्योर? देखो अब अगली क्लास में मैं कराऊंगा 4 वो बड़ी टर्म्स. ऑनर फंड एंड इज लायबिलिटी ऑन द बिजनेस. अगली क्लास में कराऊंगा वो 4 मेन बड़ी टर्म्स. ये सब तो मैंने बता दिया था ना, स्टॉक ऑफ WIP, रॉ मटेरियल, ये सब चीज. मैं चाहता हूं जब मैं चैप्टर 5 शुरू करूं तो आपको इतनी क्लियरिटी हो कि आप उस चैप्टर में अटके नहीं रहना. बिल्कुल ना नंबर कटवा के एग्जाम में एक. ठीक है, चलो बेटा उसके लिए कोई इकोनॉमिक्स के लिए. नमस्ते. तूने भी तेरे इसकी आदि के तो कारण चल के पता है अब ये करना आगे आओ. हो गया आपका है भी. हाँ 5 से बुलाया ना तो सर फिर मैं पीछे पढ़ा. रिकॉर्डिंग बंद कर. हाँ कर सर. आज